हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं इरशाद अली। भारत एवं विश्व भूगोल के इस कोर्स का लेक्चर नंबर आप 21 देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट को। वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहें। सबसे पहले समझेंगे हम परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट होता क्या है। यहाँ पॉइंट है एक, ये कोई जगह है और ये एक दूसरी जगह है। ये मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है और यहाँ पर कोई व्यक्ति बी है, या इन प्लेसेस को भी हम मान सकते हैं, इन जगहों के नाम ए और बी हैं। इस ए प्लेस से आप यहाँ बी प्लेस पर पहुँच गए, चाहे आप पैदल गए हों, चाहे आप साइकिल से गए हों, चाहे आप बाइक से गए हों, चाहे आप कार से गए हों, या बस से गए हों, या ट्रेन से गए हों। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही परिवहन कहलाता है। और इस परिवहन के अलग अलग माध्यम होते हैं। माध्यम का मतलब आप परिवहन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिन साधनों का इस्तेमाल करते हैं वो परिवहन के साधन कहलाते हैं। जैसे अभी साइकिल हमने डिस्कस किया है, साइकिल है, रेल है, बस हैं, एरोप्लेन है, जहाज़ हैं। ये सब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले साधन हैं, यानी परिवहन के साधन हैं। इस डेफिनेशन को आप ऐसे भी दे सकते हैं कि परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट उस विधि को या उस मेथड को कहते हैं जिसमें जो किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को या किसी संदेश को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा दे। ये होता है परिवहन आपका। और परिवहन के तीन तरीके होते हैं, तीन तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें, व्यक्ति या वस्तुएं पहुंचाई जाती हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पहला, जिसमें है स्थल परिवहन। इसको हम बोलते हैं लैंड या फिर रोड ट्रांसपोर्ट। लैंड या रोड ट्रांसपोर्ट वो होगा, देखिए जो भूमि होती है, हमारी जो ज़मीन है, जो धरती है, इस पर हम सड़कें बनाते हैं, इस पर हम रेलवे ट्रैक्स बनाते हैं। तो रेलवे ट्रैक्स और सड़कों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही स्थल परिवहन कहलाता है। अगर आप जल परिवहन की बात करें, वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो आपने देखा होगा कितने सागर, महासागर, नदियां हैं। देशों में नदियां बहती हैं और कुछ सागर और महासागर होते हैं जो देशों के आउट में होते हैं। आप कह सकते हैं 71% पृथ्वी के ऊपर पानी ही पानी है, महासागर ही महासागर है। तो अंतःस्थलीय, अगर लैंड पर कहीं भारत के किसी हिस्से पर, किसी देश में आप रिवर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, और या फिर महासागर में ही आप जहाज़ों के थ्रू एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, तो ये जल परिवहन में आता है। इसी को हम बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। और तीसरा मोड होता है परिवहन का एयर ट्रांसपोर्ट। इसमें आप हवाई जहाज़ की मदद से, एयरप्लेन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह को जाते हैं। एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए पहले समझते हैं हम सड़क परिवहन को, यानी स्थल परिवहन में। सड़क परिवहन पहले देखेंगे। लैंड ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर आप कर लीजिएगा रोड ट्रांसपोर्ट। अगर वर्तमान में भारत की बात की जाए तो भारत में 54.72 लाख किलोमीटर से बड़ा जो है सड़क नेटवर्क भारत में फैला हुआ है। अगर विश्व में बात करें, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क हमारे भारत का है। अगर अब बात की जाए कि विश्व में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क, सड़क नेटवर्क किस देश का है, तो यूएसए। यूएसए के बाद हम आते हैं सेकंड नंबर पे। चलिए, तो अब भारत में देखेंगे कि सड़कों का विकास या रोड ट्रांसपोर्ट कब से शुरुआत हुई थी इसकी। तो प्राचीन काल में जब हम डिस्कस कर रहे थे सिंधु घाटी की सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को, हमने देखा जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हुआ करते थे, वो नगर बिल्कुल इस तरह से बसे हुए थे कि उनमें जो सड़कें गुजरती थी वो एक दूसरे को समकोण पर यानी 90 डिग्री पर काटती थी एक दूसरे को। ये रोड जो होती थी, ये रोड है, और यहीं पर घर बने हुआ करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के या मोहनजोदड़ो के या हड़प्पा साइट्स के ये सारे घर ऐसे हुआ करते थे। तो ये जो सड़कें जब एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, तो इस प्रणाली को हम बोलते हैं ऑक्सफोर्ड प्रणाली। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें बनी हुई थी वो ऑक्सफोर्ड प्रणाली पर विकसित की गई थी। यानी जो सड़कें समकोण पर काटती हों वो कहलाती हैं क्या, ऑक्सफोर्ड प्रणाली से निर्मित। अगर हम मध्यकाल की बात करें या मेडिवल इंडिया की बात करें, उसमें शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में, जिसने सूरी वंश की स्थापना की थी, इसने 1540 से 45 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान की सबसे प्रसिद्ध सड़क का निर्माण किया था, जिसे आप जानते हैं शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से, जो कि बंगाल से इसने पेशावर तक बनवाई थी। और वर्तमान में ये सड़क का नाम अब हो गया है जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड, ये कहलाती है। ये सड़क अब केवल अमृतसर से कोलकाता तक ही है। चलिए, तो अगर अभी तो वैसे हम सड़क परिवहन को डिस्कस कर रहे हैं, और इसी के साथ में आधुनिक भारत में जब आपने देखा परिवहन के मामले में ही या क्षेत्र में कुछ और प्रयास किए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा,
लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में रेलवे का विकास करवाया था। रेलवे का जन्म लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था, मुंबई से थाने के बीच में। तो इसको भी याद रख सकते हैं, ये रेल परिवहन में डिस्कस करेंगे हम। द रेलवे वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई डलहौजी, है ना। तो उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था ये भारत में। और 16 अप्रैल 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच में, महाराष्ट्र में। अब देखिए, अब सड़कों का जो वर्गीकरण है उसको समझ लेते हैं, किस तरह से डिवीज़न किया जाता है, किस किस तरह की सड़कें पाई जाती हैं। एक नागपुर योजना आई थी सन 1943 में, इसको याद रखिएगा। नागपुर योजना किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सड़कों के निर्माण से संबंधित है, उनके रखरखाव से, उनके मेंटेनेंस से संबंधित है। और ये किस वर्ष आई थी, 1943 से। तो नागपुर परियोजना या नागपुर योजना 1943 के अनुसार सड़कों के निर्माण और रखरखाव के उद्देश्य से सड़कों को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी होती हैं सड़कें, कौन कौन से टाइप होते हैं। देखिए, सड़कों का पहला और इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा टाइप होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे हम नेशनल हाईवे बोलते हैं। नेशनल हाईवेज पर अगर आप कहीं भी गए हों तो आपने देखा होगा, हर किलोमीटर पर, हर 1 किलोमीटर के, मान लीजिए एक रोड जा रही है, हर 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो हर 1 किलोमीटर पर आपको एक माइल स्टोन लिखा मिलेगा, मील का पत्थर आप इसे कहते हैं। और इस पे जो ऊपर रंग होता है ये पीला रंग होता है और नीचे ये वाइट कलर का होता है, और इस पर ही लिखा होता है कि जिस स्थान को, जिस डेस्टिनेशन को आप जा रहे होते हैं वो कितना किलोमीटर अभी रह गया है। तो ये 1-1 किलोमीटर के गैप पर लगे होते हैं। और ये शेरशाह सूरी ने ही जो है शुरुआत करवाई थी इन माइलस्टोन्स की वहाँ सड़कों पर। तो जहाँ पर आपको, जिस रोड पर आपको इस तरह के माइलस्टोन नज़र आएंगे, नीचे सफ़ेद रंग तो सभी में होगा, ऊपर अगर पीला रंग है वो, तो वो माइलस्टोन कहलाएगा, वो नेशनल हाईवे का माइलस्टोन होता है। यानी आप एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे हैं। अगर राज्य राजमार्ग की बात करें तो इसकी पहचान होती है, आप सड़क पर जब आप देखोगे इस पत्थर को, ये पत्थर नीचे से सफ़ेद ही होगा और ऊपर से ये हरे रंग का होता है, इस पीले रंग की जगह हरा रंग होता है। तो ये कौन सा होता है, स्टेट हाईवे को शो करता है, यानी ये एक आपके राज्य की सड़क है। वो जिला सड़क की बात करें, डिस्ट्रिक्ट रोड की, तो ऊपर काला मिलेगा और नीचे सफ़ेद। और ग्रामीण सड़क यानी रूरल रोड को ऊपर लाल, नीचे सफ़ेद। आइए इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग की, जिसे आप कहते हैं नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे का रखरखाव और निर्माण का कार्य केंद्र सरकार का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनको 2 ऑर्गन के थ्रू जो है संपादित करवाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन 2 ऑर्गन, 2 अभिन्न अंग आते हैं जो कि नेशनल हाईवेज का मेंटेनेंस और रखरखाव करते हैं। नंबर 1 है CPWD, इसको कहते हैं हम सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। और एक होता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसकी स्थापना वर्ष 1995 है। ये दोनों ही जो नेशनल हाईवेज हैं हमारे, उनके विकास और रखरखाव का कार्य करते हैं। अब बात करें जो राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारे देश का, जो नेशनल हाईवेज हैं, कुल नेटवर्क का, कुल रोड नेटवर्क का कितने % है देश में, तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के कुल सड़क मार्गों की लंबाई का 2% है भारत में। अगर आप बात करें 31/11/2018 तक की डेटा की नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा, जो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत में नेशनल हाईवे की मैक्सिमम जो लेंथ है वो किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में ये नेटवर्क सबसे बड़ा है हाईवेज का। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, तीसरे पर राजस्थान, चौथे पर मध्य प्रदेश, 5वें पर आता है कर्नाटक। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रोड नेटवर्क्स में ये हैं आपका घटता हुआ क्रम। अब बात करेंगे भारत के कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल हाईवेज की। अगर आप नेशनल हाईवे 1 की बात करते हैं तो नेशनल हाईवे 1 जो है जोड़ता है दिल्ली को अमृतसर से, यानी दिल्ली से अमृतसर जो सड़क आती है नेशनल हाईवे, उसे नेशनल हाईवे 01 या सिंपली 1 कहेंगे। नेशनल हाईवे 2 जो है ये दिल्ली से कोलकाता के बीच की जो सड़क है, इसी को हम नेशनल हाईवे 2 कहते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्यों की सड़कों को जोड़ते हैं कौन, ये नेशनल हाईवेज। अब बात कर रहे हैं किसकी, देखिए यहाँ पर नेशनल हाईवे 1 जो है ये पंजाब में अमृतसर से दिल्ली तक आता है, और नेशनल हाईवे 2 जो है दिल्ली से कोलकाता तक। इसको कंबाइंडली, नेशनल हाईवे 1 और 2 को कंबाइंडली हम कहते हैं क्या, यही है हमारी आज की GT रोड, इसी को बोलते हैं ग्रांड ट्रंक रोड, या यही कहलाती है शेरशाह सूरी मार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को सम्मिलित रूप से कंबाइंडली हम कहते हैं GT रोड या शेरशाह सूरी मार्ग। अब नेशनल हाईवे 1A जो है ये जलंधर से उरी तक है, ये भी पूछ लेता है आपसे एग्जाम में। और नेशनल हाईवे B जो है
1B जो है ये बाटोट से खंबाल के बीच जम्मू कश्मीर में है ये। अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कहाँ पर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है लेह और श्रीनगर से ये कनेक्ट करता है, इतने किलोमीटर में है ये। इसको नेशनल हाईवे 1D घोषित किया गया था सन 2006 में। अब बात करते हैं अगले हाईवे की, तो यहाँ पर हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो नेशनल हाईवेज हैं उनको ही डिस्कस करेंगे, यही एग्जाम से पूछ भी लिए जाते हैं आपके। नेशनल हाईवे 3 किसके बीच में है, आगरा और मुंबई के बीच की जो सड़क है उसी को नेशनल हाईवे हम 3 कहते हैं। नेशनल हाईवे 3 होकर के जाता है ग्वालियर, इंदौर, नासिक, थाने, ये 4 राज्यों से होकर गुजरता है नेशनल हाईवे 3, यूपी, एमपी, राजस्थान और महाराष्ट्र। नेशनल हाईवे 4 जो है मुंबई से चेन्नई के बीच में है ये, और नेशनल हाईवे 5 चेन्नई से कोलकाता। नेशनल हाईवे 6 है धुले से कोलकाता के बीच। अगला इंपॉर्टेंट हाईवे है जिसको हम आपको याद रखना है, देखिए ये नेशनल हाईवे 7 है वाराणसी से कन्याकुमारी तक। वाराणसी से कन्याकुमारी तक ये 2369 किलोमीटर लंबा है और देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। इसका पहले का नाम हुआ करता था क्या, नेशनल हाईवे 7, लेकिन अभी वर्तमान नाम इसका क्या है, नेशनल हाईवे 44। अगर आपसे पूछे कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, अगर आपको ऑप्शन में नेशनल हाईवे 44 दे देगा तब भी ठीक है, और 44 ऑप्शन में नहीं होगा तो नेशनल हाईवे 7 होगा, ये भी ध्यान रखिएगा आप। तो इसका वर्तमान नाम क्या है, नेशनल हाईवे 44 है। सर्वाधिक राज्यों से ये होकर गुजरता है। नेशनल हाईवे 15 की बात करें तो पठानकोट पंजाब से लेकर के ये गुजरात तक जाता है और ये राजस्थान के मरुस्थल से भी होकर गुजरता है। नेशनल हाईवे 24 इंपॉर्टेंट हाईवे है, ये भी दिल्ली से लखनऊ को कनेक्ट करता है ये। अगला है नेशनल हाईवे 47A, इसको भी याद रखना है आपको, ये भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, सिर्फ 6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। केरल में है ये, सिर्फ केरल में जो इसकी वेम्बनाड झील है, वेम्बनाड लेक में जो वेलिंगडन द्वीप है उसी पर बना हुआ है ये वाला हाईवे। नेशनल हाईवे 48 बंगलुरु से मंगलुरु तक है। तो ये कुछ नेशनल हाईवेज हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अब बात करते हैं कि देश में इन रोड्स का डेवलपमेंट के लिए कुछ कार्यक्रम या कुछ योजनाएं भी बनाई गई हैं, उन्हीं को डिस्कस करते हैं। बात करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की, जिसे आप नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या NHDP भी कहते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट आया था, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास विकास प्राधिकरण अधिनियम आया था। इस अधिनियम के तहत ही जो है साल 1998 में NHDP, जिसे आप राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना कह रहे हैं, इसको जो है बनाया गया था, इस परियोजना को लॉन्च किया गया था। इस परियोजना में कुल 7 फेज़ बताए गए थे, 7 चरण बताए गए थे इस परियोजना में, जो कि ये किसके लिए है, तो ये अगर आपसे पूछे कि NHDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये भारत में किस तरह की सड़कों के लिए है या ये किससे संबंधित है, ये आप जान रहे सड़कों से संबंधित है ये, और सड़कों के विकास से संबंधित है। लेकिन कौन सी सड़क, ये जो नेशनल हाईवेज होते हैं उनसे संबंधित है, जिसमें 7 फेज़ बताए गए थे, जिसमें पहला फेज़ या चरण 1 इसके अंतर्गत एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू की गई थी। सवाल आता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है NHDP के किस फेज़ में लागू किया गया था, या योजना ये किस फेज़ में शुरू की गई थी, तो ये पहले फेज़ में शुरू की गई थी। इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत भारत के 4 महानगरों को कनेक्ट करने के लिए रोड बनाए गए थे। तो भारत के 4 महानगरों को जोड़ा गया था इसके तहत, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये इसमें 4 लेन या 6 लेन नेशनल हाईवेज के थ्रू इनको कनेक्ट किया गया था। अब आप देख लीजिए ये कहाँ पर हैं, ये रहा इंडिया का मैप, ये दिल्ली है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कोलकाता है। यहाँ देखिए कोलकाता कहाँ, पश्चिम बंगाल में, मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, चेन्नई कहाँ, तमिलनाडु में। इन चारों को कनेक्ट करने का काम किया था किसने, इस क्वाड्रिलेटरल जो आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत इन चारों महानगरों को कनेक्ट किया गया था। अब इसमें आप ये देख पाएंगे, आपसे नेशनल हाईवे भी पूछ सकता है, तो दिल्ली से कोलकाता के बीच का जो नेशनल हाईवे है ये नेशनल हाईवे 2 कहलाता है, नेशनल हाईवे 2। और चेन्नई से कोलकाता के बीच में जो हाईवे है ये नेशनल हाईवे 5 है, इसको याद रखिएगा। और ये चारों याद रखने, ये नेशनल हाईवे 8 है, किसके बीच में, मुंबई और दिल्ली के बीच में। अगर मुंबई और चेन्नई के बीच में कहें तो ये नेशनल हाईवे 9 है। तो ये हाईवे डेवलप किए गए हैं, ये स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाता है। आप देख रहे हैं चतुर्भुज बन रहा है, यहाँ पर 4 भुजाएं दिख रही होंगी आपको। तो ये एक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है। अगर आपसे पूछे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटर प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, तो ये एक नेशनल हाईवे क्या है, सड़कें ही होती हैं, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है इसकी, 5846 है, इसको याद रखेंगे। अगर इसके सेकंड फेज़ की बात करें, सेकंड फेज इसका जो आया था NHDP का,
उसमें 2 गलियारे बनाए गए थे, 2 कॉरिडोर। सवाल पूछेगा कि एनएचडीपी के सेकंड फेज में दूसरे चरण में कुल कितने गलियारे बनाने का प्रावधान किया गया था? 2 कॉरिडोर का। कौन कौन से थे, उनके नाम भी पूछ सकता है। पूर्व पश्चिम गलियारा कहते हैं एक को, इसका नाम होता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर या EW कॉरिडोर। इसको बोलते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर या NS या फिर NS कॉरिडोर। अब इन कॉरिडोर की खास बात समझ लीजिए। कॉरिडोर है क्या? कॉरिडोर का मतलब सड़कों से ही है। यहाँ पर गुजरात है, गुजरात में जो पोरबंदर है, पोरबंदर से लेकर, ये आप जानते हैं गुजरात कहाँ है, पूर्व का है, पूर्वी भारत का राज्य है ये। और पश्चिम में आप देख रहे हो असम पश्चिम में राज्य है ये। असम को यहाँ हमने थोड़ा नीचे दिखा दिया है। असम को पोरबंदर से कनेक्ट करने वाली रोड को ही हम बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इधर उत्तर दक्षिण में देखिए, यहाँ उत्तर में क्या है, इधर श्रीनगर है, श्रीनगर से लेकर के यहाँ तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक जो रोड एक दूसरे को कनेक्ट करती है वही कहलाती है उत्तर दक्षिण गलियारा या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। इनको याद रखेंगे, एज इट इज़ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आपके एग्जाम में। अब ये कॉरिडोर जब हैं तो ये एक दूसरे को क्रॉस भी कर रहे हैं, एक दूसरे को एक जगह पर काट भी रहे होंगे। तो ये दोनों कॉरिडोर पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे पर आकर कहाँ मिलते हैं या एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? उत्तर प्रदेश में काटते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? झांसी में ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट जो गलियारा है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 7142 किलोमीटर। अब बात करेंगे, देखिए दोनों फेज़ जो हमने डिस्कस किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ हैं। उसके बाद में जो बाकी फेज़ हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि टोटल मिलाकर 7 फेज़ हैं। 7 फेज़ में जो फेज़ थर्ड है उसमें 4 लेन का नेशनल हाईवेज बनेगा, वो भी कितने लेंथ में? ये खाली एक नहीं है, ये टोटल 12,109 किलोमीटर के 4 लेन के नेशनल हाईवे देश के किसी भी हिस्से में बनाए जा सकते हैं। ऐसे ही सिंगल लेन का 2 लेन का 20,000 किलोमीटर तक का अगले फेज़ में, चौथे फेज़ में बनाने का जो है प्रावधान किया है। और 6 लेन का 6,500 किलोमीटर 6 लेन का नेशनल हाईवे बनाने का प्रावधान है। और 1,000 किलोमीटर इसमें, ये आप याद रख सकते हैं। देखिए कौन सा फेज़, NHDP का कौन सा फेज़ 1,000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बनाने की बात करता है? तो ये होगा फेज़ 6। फेज़ 6 और फेज़ 7 को भी याद रखेंगे। जो जैसे अभी आप देखते होंगे कि रोड्स पर कितना जाम होता है ना, कभी कभी पूरे शहरों की सड़कें जाम हो जाती हैं, शहर के अंदर घुसना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो फेज़ 7 आएगा, काफ़ी दिन लगेंगे उसमें भी, इसमें रिंग रोड, बाईपास और ये अंडरपास और फ्लाईवेज ये सब बनाने का प्रावधान किसमें? फेज़ 7 में, टू अवॉइड ट्रैफिक कंडीशंस। अब ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा, इसमें के कुछ फेजेस में आप कह सकते हैं कि देखते होंगे आप फ्लाईवेज वगैरह बनते रहते हैं, रिंग रोड्स बनते रहते हैं ना। तो ये लगभग 700 किलोमीटर ऑफ जो रोड नेटवर्क है उसको ये कनेक्ट करेगा। मतलब जो हमारा रोड नेटवर्क है उसका 700 किलोमीटर ये इतने में डेवलप किया जाएगा। अब बात करते हैं, हमारे कुछ सीमावर्ती राज्य हैं, आपने देखा है ये भारत है। भारत की सीमा आप देखें किस किस से मिलती है, यहाँ पाकिस्तान से मिलती है, इधर चाइना से मिलती है ना। तो इस तरह से जो पाकिस्तान का जो सीमा है, सीमावर्ती क्षेत्र यानी उत्तरी सीमा, ये भारत का उत्तरी क्षेत्र है, ये उत्तरी सीमा और पूर्वी सीमा। तो भारत के उत्तरी सीमा और पूर्वी सीमा क्षेत्रों पर जो सड़कों का निर्माण किया जाता है वो निर्माण करती है कौन? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत के सीमावर्ती राज्यों का निर्माण, सीमावर्ती राज्यों की जो सड़कें हैं उनका निर्माण कौन करता है? BRO। इसका नाम ही है सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी साल 1960 में, जिस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। जो हमारे पासेस हैं, आपने देखे होंगे जो दर्रे हैं, दर्रों में जो सड़कें होती हैं, और ये सड़कें आप जानते हैं कभी कभी ये हिमालय से आप देखते हैं ग्लेशियर्स वगैरह पिघलते रहते हैं, तो इन सड़कों पर आ जाती हैं जो दर्रे होते हैं पासेस में, वो बर्फ़ से ढक जाते हैं, तो उन बर्फ़ को हटाने का कार्य भी BRO का ही होता है। तो जो जिला कारगिल, ये सड़क वगैरह और इनके मेंटेनेंस रख रखाव किसके पास होता है? BRO के पास। तो BRO के जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट के नाम आपको याद रखने हैं। प्रोजेक्ट हीरक है। प्रोजेक्ट हीरक जो है महाराष्ट्र में जो नक्सलाइट एरिया हैं, उन नक्सलाइट एरिया में जो है सड़कों का निर्माण जो है इस प्रोजेक्ट हीरक के तहत किया जा रहा है। जैसे भंडारा और गढ़चिरौली जो हैं, इन जिलों में जो है जो सड़कें बनाई जा रही हैं वो BRO के थ्रू ही बनाई जा रही हैं। अगर प्रोजेक्ट बीकन की बात करें तो सोनमर्ग, कारगिल और लेह मार्ग, लेह, उपसी और सरचू मार्ग, इनको कौन बना रहा है? ये प्रोजेक्ट बीकन के थ्रू बनाई जा रही है। कौन बना रहा है? BRO ही बना रहा है। अगर बात करें प्रोजेक्ट बीकन को, जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा किस प्रोजेक्ट को कहा जाता है? बीकन प्रोजेक्ट को। ये भी याद रखिएगा। प्रोजेक्ट दंतक जो है भूटान में एक विशाल सड़क का निर्माण BRO के द्वारा किया जा रहा है ये। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। हरित राजमार्ग नीति, ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 में आई थी।
तो इसके तहत क्या है, जो आपने हाईवेज देखे हैं, जो नेशनल हाईवेज गुजरते हैं, ये हाईवे हैं, और हाईवे के किनारे आपने देखा होगा पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं। ये पेड़ पौधों को विकसित करने का, उन वृक्षारोपण करने का, उनका सौंदर्यकरण करने का उन राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए एक नीति लाई गई थी जिसे हम कहते हैं हरित राजमार्ग नीति। अगर आपसे पूछे हरित राजमार्ग नीति किससे संबंधित है, सड़कों के सौंदर्य, सड़कों के आसपास वृक्षारोपण से संबंधित है। ये कब आई थी ये नीति? 2015 में 29 सितंबर को, याद रखेंगे इसको। अब इसका मेन उद्देश्य, एम क्या है इसको बनाने का ऐसे, तो देखिए जो वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण और जो धूल के हानिकारक कण होते हैं उसके प्रभाव को कम करने के लिए इस नीति को लाया गया था। गर्मी के दौरान सड़कों पर जो छाया एक तरीके से पड़ती रहे, आपने देखा होगा अपने स्टेट हाईवेज या नेशनल हाईवेज के आसपास बहुत सारे पेड़ होते हैं दोनों साइडों में और छांव रहती है रोड के ऊपर, है ना। तो सड़कों के गर्मी के दौरान सड़कों पर छाया प्रदान करना, और मेन है इसमें ध्वनि प्रदूषण को कम करना। ध्वनि प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है भाई? देखिए यहाँ पर एक ये नेशनल हाईवे गुजर रहा है यहाँ, और आपका गांव भी यहीं इस हाईवे के पास में है, या आपका गांव है इस हाईवे पर, या आपका शहर हो सकता है। तो यहाँ पर जो पेड़ लगे होते हैं ना, ये पेड़ जब यहाँ पर ये ट्रैफिक चलता है, ये ट्रैफिक चलने की वजह से इसमें क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण, कितनी तेज़ हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं ये वाहन। तो इन वाहन से निकलने वाली जो ध्वनि होती है, ये हॉर्न की आवाज़ होती है, साउंड होती है, यहाँ पर जो पेड़ लगाए जाते हैं इन पेड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण को कम किया जाता है। कौन कौन से होते हैं ये पेड़? तो इसमें देखिए जो पेड़ पौधे जो सड़कों के किनारों पर लगाए जाते हैं, या सड़कों और वाहनों द्वारा उत्पन्न जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसको कम करने के लिए जो पेड़ लगाए जाते हैं सड़कों के किनारों पर, उन्हें ही हम ग्रीन मफलर बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे ऑलरेडी ये वाला, इसको याद रखेंगे। तो ये कौन कौन से पेड़ होते हैं? जो अशोक का पेड़ और नीम का पेड़ जो है इसी पर्पज़ से लगाए जाते हैं, ग्रीन मफलर हैं ये वाले पेड़। और इन पेड़ों की निगरानी जो सड़कों के किनारे होते हैं उनकी निगरानी इसरो का जो भुवन और गगन सैटेलाइट है उसके द्वारा इन पर निगाह भी रखी जाती है। भारतमाला प्रोजेक्ट की बात करेंगे, सड़क परिवहन के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है भारतमाला परियोजना। इसमें क्या है, भारत की जो सीमावर्ती राज्य हैं उनको जोड़ने का काम इस भारतमाला प्रोजेक्ट के थ्रू किया जाएगा। और जो समुद्र तट पर एक तो ये बाउंड्री जो है भारत की, इस बाउंड्री पर जितने भी राज्य पड़ेंगे और जो समुद्र तट पर जो राज्य पड़ रहे हैं भारत के, उन सबको कनेक्ट करेंगे किसके, भारतमाला प्रोजेक्ट के थ्रू। ये सड़कें बनाई जाएंगी जो इनमें आपस में कनेक्ट कर रही होंगी इन राज्यों को, सीमावर्ती राज्यों को और तटीय राज्यों को, और जो वहाँ के बंदरगाह होंगे उन सभी को कनेक्ट कर रही होगी। नेक्स्ट चलेंगे सेतु भारतम परियोजना, या सेतु भारतम योजना जो है 4 मार्च 2016 को शुरू की गई थी। अब आपने देखा होगा जो रेलवे क्रॉसिंग है, जैसे ये नेशनल हाईवे कोई गुजर रहा है, इस पर आपने देखा होगा कि कभी कभी क्रॉसिंग बनी होती है। क्रॉसिंग में आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ जाता है, रेलवे ट्रैक भी इसी में से होकर गुजर रहा है, तो क्रॉसिंग होती है। इस क्रॉसिंग को आप देखते होंगे बंद हो जाता है, कभी जब ट्रेन आने का समय होता है तो ये क्रॉसिंग डाल दी जाती है, बंद कर दी जाती है। इससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए रेलवे क्रॉसिंग पर बार बार होने वाली जो दुर्घटनाएं होती हैं, आप क्या है क्या होता है जब क्रॉसिंग बंद होती है तो आप निकलने की कोशिश करते हैं, जानवर वगैरह भी इधर उधर से आ जाते हैं। तो इस तरह की जान माल की हानि से बचने के लिए, उनको रोकने के लिए सेतु भारतम परियोजना लाई गई थी। इसका लक्ष्य क्या है, 2019 तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवेज हैं, उन सभी को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कर देना है, यानी उन पर ब्रिज बना देना है। एक तरीके से ब्रिज बनाकर ही उन क्रॉसिंग्स को हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए अब बात करते हैं राज्य राजमार्ग की, स्टेट हाईवेज की। तो इसका स्टेट हाईवेज का निर्माण कौन करता है, राज्य लोक निर्माण विभाग, यानी स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो होता है वो जो राज्य के हाईवेज होते हैं उनको बनाता है। तो महाराष्ट्र में स्टेट हाईवेज में सबसे ज़्यादा लंबी सड़कें हैं, आप याद रखेंगे। जिला सड़कों में क्या होता है, जिला सड़कें एक्चुअली कनेक्ट करती हैं जिले के मुख्यालय, कस्बे, गांवों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, और ये जिला परिषद के द्वारा बनाई जाती हैं, यानी जो जिले के बोर्ड होते हैं उनके द्वारा। अगर ग्रामीण सड़कों की बात करें या रूरल रोड्स की बात करें तो ये गांवों को परस्पर कनेक्ट करने का कार्य ये रोड करती हैं। आप ही अब देखिए गांवों की सड़कों के लिए आपने सुना होगा, कहीं कहीं गांव में देखते होंगे आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बोर्ड छोटे छोटे लगे देखे होंगे सड़कों के किनारों पर, वो गाँवों की सड़कों में एक्चुअली होते हैं। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMJSY ये आई थी सन 2000 में। इसमें क्या किया गया था, 100% केंद्र सरकार का पैसा इसमें लगा होता है, ये केंद्र सरकार की योजना है। इसमें जो संपर्क रहित गांव होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र, आपने देखे होंगे बहुत सारे आप लोग गांवों से होंगे, क्योंकि भारत जो है गांवों का देश है। 6,40,000 से ज़्यादा गांव है भारत के अंदर। तो इन गांवों में जो पतली पतली सड़कों के थ्रू कनेक्शन किया होता है, एक तरीके से एक गांव से दूसरे गांव या मेन हाईवे से आपके गांव को इन सड़कों के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। तो ये होती हैं, ये संपर्क रहित जो गांव होते हैं उन क्षेत्रों को बाधा मुक्त या 12मासी सड़क संपर्क सुविधा प्रदान करना ही प्रधानमंत्री सड़क योजना का एम होता है। अब सड़क घनत्व की बात करते हैं, रोड डेंसिटी क्या होती है।
देखिए कोई एरिया है आपके पास कोई एरिया है, इसमें प्रति 100 वर्ग किलोमीटर का ये एरिया है। इस क्षेत्र में सड़कों की जो औसत लंबाई होगी वही सड़क का घनत्व कहलाता है। यानी किसी एरिया में किसी एरिया में सड़कों का ज़्यादा नेटवर्क कहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर आप देखें भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? केरल में है, इतने किलोमीटर में फैला। उसके बाद त्रिपुरा, गोवा। अगर आप बात करें भारत में सबसे कम जो सड़कों का घनत्व है वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जो सड़क घनत्व है वो दिल्ली का है और सेकंड नंबर पर चंडीगढ़ आता है। ओवरऑल अगर आप बात करें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सड़क घनत्व किसका ज़्यादा है? ये दिल्ली का ही ज़्यादा है। अगर बात करेंगे लास्ट में हम एक्सप्रेस वेज की, एक्सप्रेस वे क्या होती हैं? ये हाई स्पीड, ये इंडिया में शुरुआत हो चुकी है इनकी। ये बहुत हाई स्पीड सड़कें होती हैं, इन पर जो वाहन चलते हैं वो बहुत ही तेज़ रफ्तार में चलते हैं, तो ये हाई स्पीड रोड होती हैं। और अगर भारत में बात की जाए, पहला एक्सप्रेस वे भारत में कहाँ बनाया गया था? पहला एक्सप्रेस वे मुंबई से पुणे के बीच में बनाया गया था पहला एक्सप्रेस वे। तो मुंबई टू पुणे एक्सप्रेस वे जो है पहला 6 लेन एक्सप्रेस वे है इंडिया का। उसके बाद में अगर हम देखें भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे कौन सा है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो है ये 302 किलोमीटर लंबा है, उत्तर प्रदेश में है। ये आगरा को लखनऊ से कनेक्ट करता है, इसका नाम ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है। ये भारत का सबसे बड़ा या भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। 21 नवंबर 2016 को इस पर जो है लड़ाकू विमान जो जेट होते हैं उसकी लैंडिंग भी करके देखी गई थी। क्या इमरजेंसी के टाइम पर विमानों को इस पर लैंड किया जा सकता है कि नहीं, और ये सक्सेसफुल भी रही थी। ठीक उसी तरह से यमुना एक्सप्रेस वे है, इसको आप नोएडा आगरा एक्सप्रेस, ये आगरा नोएडा एक्सप्रेस वे भी इसको बोलते हैं। ये 165 किलोमीटर लंबा है, ये दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है भारत का, और ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। इस पर भी जेट्स की लैंडिंग ऑलरेडी की जा चुकी है। दोनों ही एक्सप्रेस वे पर जो जेट होते हैं, जेट विमान, उनकी लैंडिंग की जा चुकी है। और इस पर तो लगभग 3.3 किलोमीटर लंबी पट्टी भी बनी है इसका एक तरीके से इस जेट को रन कराने के लिए। तो ये रहा आपका परिवहन में हमने आज सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट ही डिस्कस किया है, ठीक है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वाटरवेज ट्रांसपोर्ट या फिर और दूसरा करेंगे रेलवेज़ वाला पोर्शन, वो नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।